हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 द टेम्परेट जोन। तो हमने कितने जोन पढ़े थे अर्थ पे? 3 जोन्स पढ़े थे, द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। अभी पिछले 2 चैप्टर्स जो हमने पढ़े जिसमें हमने डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा और रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, वो दोनों ही हमारे टॉरिड जोन वाले रीजन थे। अब हम आ गए हैं थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नीचे भी हम थोड़ा पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर भी थोड़ा पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये है हमारा टेम्परेट जोन। जी, वार्म अप। The right name of the gray shaded area in the northern hemisphere is North Temperate Zone. The name of the gray shaded area in the southern hemisphere is Southern Temperate Zone. Are these parts near the equator or away from it? They are away from it. They are very far from it. Therefore, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी ना तो बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है। The temperate zone lies in the temperate region, which is neither too cold or not too hot. This region is located away from the equator between Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the southern hemisphere. These regions are known for their grasslands. Trees and high mountains are hardly seen there. These grasslands are known by different names in the different countries. अब यहाँ पर देखो आप, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आपकी बुक में चेक करो, इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर ऊपर लाइन है आर्कटिक सर्कल। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो लाई कर रहे हैं, ये आपका टेम्परेट जोन है। और ये देखो, ये आपके ग्रासलैंड है, एक आपका नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पर, इसका नाम है प्रेरीज, और एक आपका यहाँ यूरोप के पास है, यहाँ पर है स्टेपीज। नीचे आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आपका जो एंटार्क्टिक सर्कल है वहां तक टेम्परेट जोन लाया करेंगे, और यहाँ पर आपका जो टेम्परेट जोन है, जो ग्रासलैंड्स है, उनका नाम है, द डिफरेंट नेम ऑफ ग्रासलैंड्स आर द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन रशिया, पम्पस इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. The grasslands of the northern hemispheres are different from those in the southern hemisphere. While in the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive, in the southern hemisphere, due to the narrowness of temperate portions, the grasslands are rather restricted. The grasslands of the northern hemisphere, that is prairies and the steppes, lie in higher latitudes as compared to the ones in southern hemisphere, pampas, veld and the downs. अब ये डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस क्या है? यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है नदर्न एरिया में, लेकिन जो सदर्न एरिया है वो वहाँ पर बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि एक तो वहाँ पर बहुत नैरो हो जाते हैं आपके जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में देखो, यहाँ पिक्चर में देखो, आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स से यहाँ नीचे वाले कॉन्टिनेंट्स का जो एरिया है वो यहाँ पर थोड़े नैरो है। दूसरी बात, यहाँ ऊपर वाला जो आपका नदर्न रीजन है वहाँ पर आपका ये ओशन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ओशन से डिस्टेंस बहुत कम है। अब ओशन से डिस्टेंस कम और ज्यादा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डेजर्ट वाले चैप्टर में, जब आपका डिस्टेंस ज्यादा होता है तो टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है ना। और जो ओशन के पास में जो लैंड रहती है वहां पर जो है वहां नेचुरल एयर कंडीशनिंग मेंटेन रहती है, इसलिए यहाँ का वेदर और जो नदर्न एरिया का वेदर है दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है। यहाँ पर हार्श ठंड भी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, गर्मी भी बहुत होगी, और यहाँ जो लोअर एरिया है आपका, यहाँ पर नेचुरल एयर कंडीशनिंग बनी रहती है, जिससे टेम्परेचर में डिफरेंस थोड़ा कम रहता है। The grasslands of the northern and southern hemispheres experience different climates. In the northern hemisphere, the grasslands are found in the interior of the continents. These areas are very hot in summer and very cold in winter. This is known as the continental type of climate. तो ये climate क्या कहते हैं इसको? Continental type of climate. Sometimes hot winds called Chinook, which blow in spring over the prairies, help to melt down the snow and makes grazing possible. तो ये चिनूक एक हॉट विंड होती है जो रन करती है फ्रॉम लैंड, और वो हेल्प करती है आपके उस स्नो को पिघलाने में, ताकि ग्रेजिंग के लिए आपकी जो ग्रासलैंड है वो अवेलेबल रहे। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द टेम्परेट ग्रासलैंड जोन इज लोकेटेड नियर द कोस्ट। एज अ रिजल्ट हियर द क्लाइमेट इज मॉडरेट। अब फिर वही बात है कि ओशन के पास है, नेचुरल एयर कंडीशनिंग रहेंगी तो टेम्परेचर और क्लाइमेट भी मॉडरेट रहेगा।
This means that it is neither very hot or nor very cold. Also, in winter months, the sea has a moderating influence on the climate. The climate is very pleasant throughout the year. जो आपका southern hemisphere है वहाँ पर जो climate है वो ज़्यादा pleasant होता है बजाय northern hemisphere के temperate zone से. Okay, knowledge of India. India is home to extraordinary variety of climatic regions, ranging from tropical in the south to temperate and alpine in the Himalayas. Here, elevated regions receive winter snowfall too. Plant life. Temperate grasslands generally are treeless. Trees can only be found in the areas where there is rainfall or which are close to water bodies. Trees are also sometimes planted around the wheat farms by farmers. Grasslands vary in character from place to place. Since there is more rainfall in the prairies of North America, grasses are tall there. In the steppes, where the rainfall is less due to the influence of continental climate, grasses are short. Appearance of grassland changes from season to season. देखो आपको साइड में यहाँ पर अल्फा अल्फा ग्रास शो कर रखी है. So why are there less trees in the temperate zone? Why are there more grasslands? इसका रीजन ये है कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो इतनी नहीं होती कि वहाँ फॉरेस्ट डेवलप हो सके, पर इतनी कम भी नहीं है कि डेजर्ट बन जाए. हम्म? इन दोनों के बीच की बारिश होती है, इसलिए वहां पर ग्रास लैंड्स ज्यादा डेवलप होते हैं. इन स्प्रिंग while the grass is fresh and green, in summer it turns brown. By autumn, it turns dry, and by winter, it finally dies. But the roots remain buried in the snow and again grow in spring. Alfalfa is the most common grass here and is fed to cattle. It also grows quickly. Did you know Chinook winds are so named because they come from the land of Chinook Native Americans, which lies to the west of the Rocky Mountains? Animal life. Do you know what kind of animals live here? Some of the large animals in grasslands of the northern hemisphere are bisons and grizzly bears. Some fierce animals such as wolves are also found here. In the southern hemisphere, llamas and anacondas are found. Australia is home to kangaroos, wallabies, koalas. Many migratory birds are also found, such as swallow. Wild animals such as wild horses and deer have made the temperate zone their home. Many small animals of this region, such as squirrels and hedgehogs, hibernate, sleep through instead of hunting for food in winters. तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो नॉर्दर्न एरिया है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत हॉट समर्स होंगे और बहुत कोल्ड विंटर्स होंगे, लेकिन जो नीचे हमारा जो सदर्न एरिया है वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. इसलिए आपको यहाँ जो एनिमल लाइफ मिलेगी वो भी दो तरह की मिलेगी. एक वो एनिमल्स मिलेंगे आपको जो विंटर में हाइबरनेट कर लेते हैं, और दूसरी तरफ आपको वो एनिमल्स मिलेंगे जो थ्रू आउट द ईयर फॉरेस्ट में रहते हैं. तो क्योंकि टेम्परेट का मतलब क्या होता है बेटा? मॉडरेट ना, माइल्ड मॉडरेट. मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा सदर्न रीजन में स्पेशली, तो इसलिए वहां पर जो एनिमल्स हैं, आपको जो एनिमल्स वहां मिलेंगे वो भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे. Human life. Various type of activities are carried out in the grassland region in the prairies of North America. Crops such as wheat, barley, rye, flax, oats are grown. This area is also known as the granary of the world, and cultivation is carried out extensively in a mechanized fashion here. Machines called combine harvesters are used to harvest the crop. Wheat is also grown in Russia, Canada and Australia. अब हम ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जैसे हमने कहा कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत अच्छा रहता है और पूरी ग्रासलैंड है, ना ही बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है ना ही बहुत कम रेनफॉल होती है. तो आप देख रहे हो, एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो वेदर है वो इतना परफेक्ट है कि आपको अगर क्रॉप्स ग्रो करनी है तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो. मतलब क्रॉप्स ग्रो करोगे तो आप उनको खाओगे. इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो 40% पॉपुलेशन है वो इन्हीं एरियाज में रहती है, जो टेम्परेट एरियाज है ना उसी में रहती है. नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में भी और सदर्न टेम्परेट जोन में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो टेम्परेट जोन में रिजाइड करती है. अब यहाँ पर होने वाली जो सम ऑफ द मेजर कंट्रीज है वो है यूनाइटेड किंगडम. ओशियनिक टेम्परेट क्लाइमेट होता है यहाँ पर बहुत बारिश होती है, कभी भी बारिश हो जाती है. कैलिफोर्निया, यूएसए, जापान, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट होता है यहाँ भी.
सदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर माइल्ड टेम्परेट कंडीशंस हैं। सेंट्रल यूरोप कॉन्टिनेंटल टेम्परेट क्लाइमेट है। अब आपने देखा कि कई बार हम सुनते हैं कि जंगल में आग लग गई, तो हम सोचते हैं भाई जंगल में आग कैसे लग जाती है, इतना कैसे सूख गए भाई प्लांट्स कि आग ही लग गई वहां पे। और कई बार वो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से भी हो जाता है, बट अब हमने सुना यहाँ पर कि टेम्परेचर जो इनका गर्मी का है वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है, और उनके यहाँ क्या डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं कई बार, तो वो प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो गिर जाती है बिल्कुल ही। आपने वो मेपल लीफ और ये सब देखा, ये सब इन्हीं एरियाज में होता है। तो इनके लीव्स जो है वो बिल्कुल गिर जाते हैं, मतलब बिल्कुल सूख जाते हैं ये पेड़। तो बहुत जल्दी यहाँ पर फायर जो है वो स्प्रेड हो जाती है। क्या होता है जो रेन फॉरेस्ट होते हैं या जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर हमेशा कोई ना कोई प्लांट जो है आपका वो ग्रीन प्लांट रहता ही है, सारे सूखते नहीं है। पर यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, और डेसिडियस फॉरेस्ट में एक साथ ही सारी पत्तियां झड़ जाती है, बहुत सारे वहां पर लीव्स ही लीव्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो थोड़ी सी भी अगर कहीं चिंगारी लगी और आग भड़की तो पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं यहाँ पे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। Besides agriculture, livestock ranching is an important activity in grasslands. In these grasslands, especially grasses such as alfalfa and clove are grown for the animals, and special care is taken of the animals. Cowboys in North America ride horses and take care of the cattle in farms called ranches. They are called gauchos in South America, and they round up cattle on enormous farms known as estancias. These cowboys are skilled horsemen. Argentina is one of the leading exporters of meat and leather products. Nomadic herding is practiced by the tribes which are still found in grasslands. An example of such tribes is the Kyrgyz of the steppes who graze oxen, sheep, goats, and horses. They are now also settling down to farm life. Another tribe called Hottentots is found in South Africa who rear cattle, goat, and sheep. The American Indians of North America, who previously only lived in special areas, have now become a part of modern American society. Why are the prairies of North America called the granary of the world? The North American prairies are called granary of the world because they produce surplus of wheat and other grains used to feed people across the globe. ये क्यों हो पाता है वहाँ पे? क्योंकि जो उनकी जो लैंड है वो एकदम फ्लैट है, प्लेन है एकदम, रिच सॉइल है वहाँ पर, और उनके पास बड़ी-बड़ी फार्म मशीन्स हैं, जिनको वो यूज़ करते हैं टू ग्रो, लाइक हार्वेस्टर्स, कंबाइन्स, लार्ज ट्रैक्टर्स। तो वो लोग क्या है बहुत साइंटिफिकली बहुत स्मार्ट फार्मिंग करते हैं। Sustainable Development Goals. Goal 15. Life on land. Temperate zones host diverse ecosystems, including forests, grasslands, and wetlands, which are home to a wide variety of plant and animal species. How can protecting forest in the temperate zone help achieve the goal of maintaining biodiversity and combating climate change? अब क्या होता है कि जो हमारे टेम्परेट ज़ोन के, ये क्या पूछ रहे हैं कि टेम्परेट ज़ोन के फॉरेस्ट को बचाने से हमारी बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं? तो क्या होता है बेटा, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, है ना? तो वो क्या है, एक तरह का कार्बन स्टोरेज की तरह वर्क करते हैं वो। दूसरी बात क्या है, वो कार्बन आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। दूसरा, आपके एनिमल्स को, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ़ है, उसको वो सेफ होम देंगे। अब क्योंकि वहाँ रूट्स रहेंगी, आप सभी ने बचपन में पढ़ा है ना, रूट्स क्या करती हैं, दे होल्ड द सॉइल, तो आपकी सॉइल को रोक के रखेंगे, फ्लड्स नहीं आएँगे। और फिर आपके प्लांट्स जो हैं वो, जब रूट्स सॉइल को जब वो रोक कर रखेंगे तो नीचे से पानी को भी अट्रैक्ट करते हैं वो। आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको रूट्स हमेशा हाई रखें, तो पानी की स्केर्सिटी भी नहीं होगी। दूसरी बात, क्योंकि एरिया शेडी रहेगा और वो वाटर वेपर रिलीज करता रहेगा गर्मी की वजह से, तो वहां पर आपकी जो एयर चलेगी वो हमेशा ठंडी होगी। इसलिए उन पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ वही नहीं, हमें अपने एरिया में भी हमेशा पेड़ों को बचाना चाहिए, और हो सके तो छोटे छोटे पेड़ लगाने चाहिए। स्कूल में ड्राइव हो तब लगाना चाहिए, स्कूल में ड्राइव नहीं भी हो तो भी आप कोई छोटा पेड़ कहीं पर भी लगा सकते हो, अपने गार्डन एरिया में या आपके घर के आसपास कोई ग्राउंड हो तो वहां पर आप शेडी एरिया बनाने के लिए प्लांट सो कर सकते हो। Value and life skills. Man has interfered with nature by converting the grasslands into large wheat farms. Do you think this is correct? Provide a reason. कन्वर्टिंग द नेचुरल ग्रासलैंड्स इनटू व्हीट फार्म जब हम करते हैं तो वैसे वो इकोलॉजिकली हार्मफुल है, बिकॉज आपने क्या किया, एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ प्लांट्स जो था उसको डिस्टर्ब कर दिया।
वहाँ जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको डिस्टर्ब कर दिया आपने, जो वाइल्ड लाइफ के वहाँ पर घर थे वो डिस्टर्ब कर दिया आपने। लेकिन हमें फूड भी चाहिए, फूड तो चाहिए ना, तो हमें उगाना तो पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या बढ़ गया, सॉइल इरोजन बढ़ गया, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो गई, और जो वाटर कंजर्वेशन था वो डिस्टर्ब हो गया, कार्बन एब्जॉर्प्शन था वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने डिस्टर्ब तो किया है, लेकिन आप दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ। इसलिए आजकल बहुत फार्मर्स ऐसे करते भी हैं कि वो खेत में अपने चारों तरफ प्लांट लगा लेते हैं, या अगर आप चारों तरफ नहीं लगाना चाहते, और तो सारे फार्मर्स मिलके एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ ट्रीज लगा देंगे। उससे भी एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है, जिससे एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ को रहने की जगह भी मिल जाती है और कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और वाटर टेबल जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर करना भी जरूरी है, वरना एक ही जगह पर अगर आपके प्लांट्स या ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे तो वाटर टेबल नीचे जा सकता है। Okay, let's recall. Temperate grasslands are found in the temperate zone, which extends between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. Temperate grasslands are known by different names such as prairies, steppes, pampas, the veld, and the downs. The grassland in the northern hemisphere experience continental climate. The grasslands in the southern hemisphere are influenced by seas and oceans, so the climate is moderate. Grasses ranging from tall to short are found in this region. There are hardly any trees. People in this region commonly practice nomadic herding, livestock ranching, and extensive farming. Okay, let's do the question answers now. Choose the correct answer. Where does the chinook grow? Prairies. What type of grasses are found in the steppe? Short. What is alfalfa? Alfalfa is grass. Where does the Kyrgyz tribe live? Steppes. Where do the Hottentots live? South Africa. Now let's do the match the columns. Prairies, North America. Pampas, South America. Downs, Australia. Steppes, Russia. And Weld, South Africa. Let's come to the fill in the blanks. In the northern hemisphere, the temperate grasslands extend between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. In the northern hemisphere, the grasslands have a continental climate. The Chinook is a warm and dry wind. Kangaroos are found in Australia. The grass that is grown for cattle is alfalfa. An animal found in southern hemisphere is llama. Cowboys in North America ride them, horses. Another name for cowboys in South America is gauchos. Another name for enormous farms in South America is estancias. List the different names of grasslands. कौन कौन से grasslands होते हैं? Prairies in North America, pampas in South America, steppes in Eurasia, veld in South Africa, downs in Australia. ओके अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर की सीरीज चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जिस भी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर मांगोगे उसके क्वेश्चन आंसर्स बना दूंगी। मैं बनाती नहीं हूँ बिकॉज हर टीचर का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, वो कैसे लिखवाना चाहते हैं आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको मेरी स्पीड कम या ज्यादा लगती हो तो आप सेटिंग्स में जाके वहां से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप उसके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। Okay, thank you for being with me. We'll meet in the next class. Bye bye.